कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में सरपंच एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरपंच भोपाल के अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरपंचों का कहना है कि 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक न मंत्री, न सरकार, न कोई नुमाइंदा मिलने आया है। सरकार पंचायती राज को खत्म करना चाहती है। सरकार सरपंचों के से पंचायतों में विकास के अधिकार छीन रही है। पिछली बार भी सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक सरकार मांगों का निराकरण नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। पुरुषोत्तम सिंह कंसाना, सरपंच संघ अध्यक्ष, जिला मुरैना। सर, आप 4 दिन से धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह से हो रहा है? सर्दी में बैठने को मजबूर है आप? देखिए, इस समय क्या है, हमें ये क्योंकि चूंकि हम लगातार 10 साल से दूसरी बार सरपंच हैं, तो हमें पिछला भी अनुभव पता है कि पिछला भी कार्यकाल देखा था, उसमें कैसे मांगे मान ली जाती थी। जो जायज़ मांगे थी हमारी तुरंत मानी जाती थी। क्योंकि अब इस समय सरकार ही होश में नहीं है एक तरह से, तो वो मांगे तो जब माने जब उनको पता चले कि क्या होता है दर्द। अभी उनको दर्द ही नहीं पता है कि जनप्रतिनिधि का दर्द, क्योंकि ज़्यादातर सीएम साहब के पास ही गृह और दुनिया भर के विभाग हैं, तो आप समझ सकते हो जब वो अपने घर नहीं, परिवार नहीं संभाल पा रहे, तो हमें कहाँ से संभालेंगे। तो जब उनका विचारधारा ऐसी लग रही है कि कमलनाथ जी जैसे संभल रहे थे ना कि संभल रहा हूं मैं, बस अभी रुक जाओ, टाइम नहीं है। वो टाइम देना के चक्कर में विधायकों ने टांग खींच दी थी और वो कहानी निबट गई थी। वैसे ही लक्षण मोहन सरकार जी के लग रहे हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि आप पहले अपना घर देके फिर हम जनप्रतिनिधि, हम भी बन के आए, हम भी एक मान के चलो ग्राम के मुखिया हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। आशा लगाती है जनता हमसे कि आप मुखिया बनाए हो, सरपंच बनाए हो, तो काम समय पर करके दो। क्योंकि अधिकारों में डेली कुछ ना कुछ कटौती करते जा रहे हैं, जो कि ये गलत है। हम सोचते हैं पंचायती राज में जो 1993 में जो अधिकार दिए गए थे वो बिल्कुल जायज़ बढ़िया थे। उनके अनुसार बहुत से अपने निर्णय काम करने के जो जब स्थिति बनती है काम की स्थल पे, तो वो अपन अधिकार था। आज चूंकि हर चीज़ को वो देखेंगे ये गाइडलाइन में है कि नहीं है, नहीं तो अपन को कुछ अधिकार नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि इतने दिन से बैठे हैं और ये हड़ताल कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान दे ही रही है, प्लस उनको भी दे सकती है। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि सरकार सोचे जनप्रतिनिधियों की। एक जनप्रतिनिधि सरपंच बड़ी मुश्किल से बनता है, विधायक बनना आसान है, सांसद बनना आसान है। पार्टी टिकट दे देगी, बन जाएगा विधायक। सरपंच जब ही बनेगा जब वो काम करेगा क्षेत्र में। हम अगर काम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं बन पाएंगे, और जब हम नहीं बन पाएंगे तो हम आपको भी कोशिश करेंगे नहीं बनने देंगे आगे चल के। धन्यवाद। सर, 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं, क्या आपकी मांगे अभी तक कोई मिलने नहीं आया आप लोग से? नहीं, अभी कोई नहीं मिलने आया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मानना है कि सभी सरपंच उन्हीं के साथ हैं, जबकि उनको ये गलतफहमी है कि उनके साथ नहीं है। वो जो है सरपंचों को गुमराह कर रहे हैं। धीरे धीरे सरपंचों को यानी पंचायती राज की व्यवस्था को ख़त्म कराने की भूमिका में है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच भी कुछ न कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसकी वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पर असर पड़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अभी टैनी हैं और मंत्री जी खिलाड़ी हैं। तो इसका असर दोनों की सामंजस्य की वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पे पड़ा है। इसलिए ये दोनों की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। तो हम अपने दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों लड़ाई ना करें, पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दें। तो आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, आपको नहीं लगता अधिकारी या मंत्री आके सुने आप लोग की हड़ताल खत्म करवाए, काम वापस ले? अधिकारी पंचायती राज में कुछ कर नहीं पाएंगे चीफ सेक्रेटरी के अलावा। ACS 2 के अलावा और किसी की क्षमता नहीं है कि पंचायती राज को बचाने में सहयोग कर सके। और नेता में CM ही कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी के साथ तो 5 बार बैठ चुके, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए अब कुछ वैसे अधिकारी मिले भी तो क्या करेंगे।
वो तो आश्वासन ही तो दे सकते हैं। तो आश्वासन वालों से मिलने से अच्छा है कि हम जिसके हाथ में है उसी से मिले, इसलिए तब तक बैठे रहेंगे जब तक फाइनल अथॉरिटी हमसे नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन आए और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बातचीत में सीएम ने कहा कि सरकार निवेश बढ़ाने हेतु निवेशकों के लिए कई मंच उपलब्ध करा रही है। आज सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर उज्जैन आए और बेरवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सिंहस्थ मेला कार्यालय में विक्रमोत्सव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और कार्य की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार उज्जैन में विक्रम उत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें राजा विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित कई कार्यक्रम होंगे। आपने बताया कि महाकाल लोक बन जाने के बाद पूरे देश में उज्जैन पर्यटन के मामले में सबसे अव्वल है। रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए तुरंत पर्यटन के क्षेत्र में कई काम किए जा रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य 2000 साल पूर्व के ऐसे शासक जिन्होंने न केवल आतताइयों को भगाया, देश को स्वाधीनता दिलाई, बल्कि सुशासन की सभी क्षेत्रों में विक्रमादित्य का, सम्राट विक्रमादित्य के नाते से बहुत सम्मान भी है। और विक्रमादित्य और बैताल, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, विक्रमादित्य के सिक्के, विक्रमादित्य के विक्रम संवत, ऐसी कई सारी चीज़ों को जोड़कर विक्रमादित्य का बहुत विराट इतिहास रहा है। ऐसे में विक्रमादित्य की नगरी से चालू होकर के मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को प्रदेश और देश के सामने लाने के लिए कई सारे सेक्टर में काम चालू किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर उज्जैन में एक बार फिर बड़ा आयोजन भी हो रहा है, जिसमें विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों के जोड़ करके समाज के सामने वो चीज़ें भी आएगी। और विक्रमादित्य के खास करके आधुनिक समय की दृष्टि में न्याय परंपरा पर विश्वविद्यालय वगैरह वो अपना एक सेमिनार वगैरह करेंगे। इसमें अखिल भारतीय स्वरूप का उसमें ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ एक व्यापार मेला भी प्रारंभ किया है। अलग अलग प्रकार से सरकार अपने निवेशकों के लिए मंच प्रदान करने वाली है, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में खासकर बहुत बड़ी संभावना है। हमारा अपना मध्य प्रदेश महाकाल के महालोक बनने के बाद 2022 से भारत की सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन की फुटफॉल या हमारे धार्मिक पर्यटक उज्जैन आए हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको और आगे ले जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जब से महाकाल के महालोक का उद्घाटन करने आए थे, एक आदर्श स्थान बन गया ये। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय और इसको विस्तारित रूप कैसे दें, इस पे विचार करने के लिए मैं आज आया था। साथ ही साथ बेरवा समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय आज संत बालीनाथ जयंती मनाते एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। मैं उसमें भी भाग लेकर के अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो बन सके वो सब करें, लेकिन हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति से भी हमारा संबंध रहना चाहिए। इस नाते से दोनों प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अंग्रेजी साल 2025 की भी बधाई। जबलपुर के कोतवाली में रहने वाले प्रफुल्ल खटीक ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत देते हुए कहा कि उनके 3 साल के घोड़े को पशु चिकित्सालय में दवाइयों का ओवरडोज दिया गया, जिसके चलते घोड़े की मौत हो गई। प्रफुल्ल की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घोड़े के मालिक का कहना है कि उसके जीविकोपार्जन का वह एकमात्र सहारा था, जिसकी लापरवाही के चलते जान चली गई। मामले में उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोतवाली निवासी प्रफुल्ल खटीक ने बताया कि शुक्रवार को उसके 3 साल के घोड़े को बधियाकरण करने के लिए पशु चिकित्सालय लाया, जिसके दौरान उसे लाया गया तब वह पूरी तरह से स्वस्थ और हष्टपुष्ट था। डॉक्टर ने जब घोड़े का ऑपरेशन शुरू किया तब वह पूरी तरह से ठीक ठाक था। प्रफुल्ल का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर की टीम ने उसे अधिक मात्रा में एनेशिया का डोज दे दिया। घोड़े के मालिक ने बताया कि उसे बार बार बेहोश के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा था, जिसको लेकर हमने डॉक्टर से पूछा भी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसकी मौत हो गई। क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअल में हुआ था, मैं प्रफुल्ल, मेरा इवेंट का काम हैगा, शादी ब्याह का काम हैगा। मैं अपने घोड़े को यहाँ पे बधिकरण के लिए लेकर आया था, तो यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको इतना हैवी डोज दे दिया कि वो उसको झेल ही नहीं पाया और वो ख़त्म हो गया। 120 ml डोज दिया है। कम से कम उसको क्या बोलते हैं 30 ml के 12 उसको एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाए हुए हैं, मेरे पास रखे हुए हैं वो पूरे अभी।
डॉक्टर ने उसको इतना ओवरडोज देते ही जा रहे थे। ये डॉक्टर की लापरवाही से ही ख़त्म हुआ। हमने वो बोला कि हमको एक जन को अंदर छोड़ दो, एक जन को देखने दो। डॉक्टर ने बोला आप लोग सब बाहर जाइए। ये पूरे देखिए ऐसे हमारे पास उसके 12 हैं, ये NSCC है, ये 12 ही है। लगते 10 ml पूरी लापरवाही से, पूरी डॉक्टर की लापरवाही से ही उसकी जान चली गई। हम या तो हमको मुआवजा दो या क्या बोलते हैं हमारे डॉक्टर लोग कंट्रीब्यूट करके हमको घोड़े की कीमत दें। 2.5 लाख रुपए का घोड़ा है वो, 3.5 साल की उसकी उम्र है। और वो ऐसा नहीं दुबला पतला भी नहीं है, अच्छा हष्ट पुष्ट घोड़ा है। घर से अच्छे से चलते फिरते उचकते कूदते हुए वो आया है। मैं प्रफुल्ल किरार खटीक सराफा। लखन घनगोरिया पशु चिकित्सालय में घोड़े की मौत हुई है। यहाँ पर ओवरडोज की वजह से घोड़े में आरोप लगा है डॉक्टरों पर लापरवाही का। किस प्रकार से 3 दिन पहले घोड़े को खस्सी करने की नियत से परिजन लाए थे उसको, तो इंजेक्शन वगैरह लगा के आज तीसरा दिन था। आज का डेट दिया गया था उनको खस्सी कराने के लिए। खस्सी के दौरान जो AOC का इंजेक्शन लगाया था उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए घोड़ा मर गया ऐसा उनका कहना है। उनसे हमने उनकी लिखित में ले लिया, उसका PM कराया जा रहा है। PM के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमें कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट और ठगी का मामला फिर सामने आया है। श्यामला हिल्स थाने के नाम के TI के नाम से अज्ञात व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शिशुपाल यादव को फोन लगाकर वीडियो कॉलिंग कॉल अटेंड करने की बात कही और बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि आप हमें जानते नहीं, हम तुम्हें घर से उठा लेंगे। यादव ने तत्काल पूरे मामले को समझाते हुए वीडियो कॉल नहीं उठाया और संबंधित श्यामला हिल्स के थाने में फोन लगाकर जानकारी दी, तो वहां पर पदस्थ TI साहब ने कहा कि हमारे यहाँ से हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई फोन आपको नहीं लगाया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी शिशुपाल यादव ने कोलार थाने में और साइबर सेल में ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। क्या मामला जो कोलार थाने में पहुंचे और साइबर क्राइम में? कल मैं सागर के गौरझामर गया हुआ था। हमारे मित्र के पिताजी शांत हो गए थे तो उनकी रसोई थी, वहां से मैं लौट रहा था। तो मैं भोपाल में एंटर ही किया हूं और एक अज्ञात नंबर से मेरे पास फोन आता है। कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने किसको कॉल किया है। कहले नहीं अपना नाम बताइए। तो मैंने कहा कि मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूं। तो कहले अपना पता बताइए। तो मैंने कहा यार इतनी डिटेल चाह रहे हो। मैंने कहा आप चाहते क्या हो। तो कहने लगे ये श्यामला हिल्स थाने के TI साहब हैं, इनसे बात कीजिए। तो TI के नाम से जो व्यक्ति बात कर रहा था, जो भी, उसने कहा कि मैं TI बोल रहा हूं और आप अपना नाम बताइए। तो हमने कहा नाम मैंने बता दिया है, मेरा नाम शिशुपाल सिंह यादव है और मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो कहले कहाँ रहते हो। तो हमने कहा कि भाई आपको इन्होंने नहीं बताया जो ये बात कर रहे हैं, जो आप से बात करवा रहे हैं। हमने कहा ये शख्स कौन है, ये जो मुझे बदतमीजी से बात कर रहा था। फिर वो गाली गलौज करने लगा और गाली गलौज करते हुए उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ रात में आपके यहाँ ठिकाने पे, वहीं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इस तरीके से बात करके मैंने कहा तुम TI तो नहीं हो सकते हो। मैंने कहा इस तरीके से बदतमीजी से पुलिस प्रशासनिक व्यक्ति इस तरीके से बात नहीं करता है। मैंने कहा और मुझे भी जानते हैं यहाँ के लोग कि मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा तुम जो भी हो, मैंने कहा तुम्हें अभी हम भी तुम्हें पता चलेगा जब हम क्राइम ब्रांच में तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो आज हम क्राइम ब्रांच थाने आए हुए हैं उसकी शिकायत करने के लिए उन नंबरों की। रात को 11 बजे फिर से मेरे पास एक फोन आता है, फिर बोलता है मैं धर्मेंद्र साहू बात कर रहा हूँ और मुझे पंकज सेन से बात करनी है। तो मैंने कहा ये कौन है भाई, मैं तो जानता नहीं हूँ। मैंने कहा ये शख्स कौन है। तो फिर वो फोन काट देता है बदतमीजी से बात करते हुए। तो आज मैं उनकी शिकायत करने के लिए क्राइम ब्रांच थाने आया हूँ। इसके बाद में फिर मैंने श्यामला हिल्स TI साहब से बात की। तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। कहले यादव जी हमने आपसे कोई बात नहीं की है और जो भी व्यक्ति जिस नंबर से फोन आया है उसकी एक शिकायत क्राइम ब्रांच में डालिए और एक आवेदन आप हमें भी दीजिए हमारे थाने में, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। वो डिजिटल के लिए कॉलिंग कर रहा था, बार बार कह रहा था आप वीडियो कॉलिंग पर आप आइए और बात कीजिए हमसे। तो मैं समझ गया था, मैंने कहा कुछ ना कुछ मामला है। तो मैं कॉल अटेंड नेट बंद कर लिया था मैंने अपना। मैंने कोलार थाने में भी आवेदन दे दिया है प्राथमिकता के तौर पे और कल ही रात में ही मैंने 100 डायल पर शिकायत कर दी थी इस बात की और नंबर भी बता दिया था 100 डायल पर। किस नंबर से फोन आया जो नंबर? मेरे पास नंबर है, इसमें आवेदन में लिखा हुआ है। जिस नंबर से फोन आया इसमें आवेदन में मैंने उसका उल्लेख किया है। लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ के तस्करों को लेकर जबलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मझगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल नाके के पास अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर तैनात खड़ी पुलिस द्वारा एक बिना नंबर की कार को रोककर उससे 22 किलो मादक पदार्थ गांजा को जब्त करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध मादक तस्करी के
लिए मझगवा में थाना और क्राइम ब्रांच लगातार दबिश दे रही है। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक कथित रंग की वैगनआर कार गांजे लेकर शहर की ओर जा रही थी। उपरोक्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई की करते हुए निरीक्षक धम्मू द्वारा एक टीम और क्राइम ब्रांच के साथ दबिश देते हुए कार को संदिग्ध कर तलाशी ली गई है। थाना मझगवा क्षेत्र में एक प्रकरण आया है जिसमें एक वैन में व्यक्ति जा रहा था, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें मादक पदार्थ हैं। जांच की गई तो इसमें गांजा लगभग 22 किलो के निकला है। इस प्रकरण में थाना मझगवा में FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जांच में और भी जो तथ्य आएंगे सब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक वाहन भी जब्त हुआ है। बाकी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा था, इस संबंध में भी जाँच की जा रही है। जबलपुर STF इकाई द्वारा फर्जी दस्तावेज को गाड़ी फाइनेंस कराने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार STF इकाई जबलपुर को एक सूचना प्राप्त हुई। एक गिरोह के द्वारा सीधे साधे लोगों के दस्तावेजों से फर्जी दस्तावेज तैयार कर वाहनों को फाइनेंस करवाया जा रहा है। इन वाहनों को ग्रामीण इलाकों जैसे सिवनी व अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है। सूचना के तारतम्य में पीड़िता रांची निवासी गीता कुशवाहा के बयान दर्ज किए गए। गीता कुशवाहा ने बताया कि प्रशांत और उसके एक परिचित ने लोन दिलाने की बात कहकर उनके दस्तावेज लिए और उनके जरिए वाहन फाइनेंस करा लिए। इसके बाद उनके दस्तावेज वापस कर दिए। गीता द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु मोबाइल फाइनेंस के लिए दुकान पहुंचने पर पता चला कि उनके दस्तावेज का दुरुपयोग किया गया है। उक्त संगठित अपराध की सूचना को STF टीम द्वारा गोपनीय रूप से तस्दीक उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध फर्जीवाड़े की पुष्टि पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश भदौरिया सर और माननीय AIG सर नवीन चौधरी सर के निर्देशन में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक गिरोह चल रहा है जो नकली दस्तावेजों का उपयोग करके वाहन फाइनेंस कर रहा है। तो जब उनसे निर्देश प्राप्त हुए तो एक टीम का गठन किया गया जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम शामिल थी। इनके द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि गीता कुशवाहा नाम की महिला है जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो हस्बैंड के जो पैसा आता है LIC का पैसा प्राप्त करना था, उसके दस्तावेज जो थे एक प्रशांत कुशवाहा नाम का व्यक्ति था जो रांची निवासी है। उसके द्वारा बोला गया कि लाइए मैं आपकी मदद करा देता हूँ और उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के डॉक्यूमेंट ले जाके और एक अपने साथी विवेक सिंह राजपूत की मदद से उसने उसके कागज LIC में उपयोग ना करते हुए उनसे जो बजाज फाइनेंस कंपनी है वहाँ से उससे एक वाहन फाइनेंस कराया। फिर एक एक्टिवा के लिए एक्टिवा शोरूम जाके एक्टिवा गाड़ी फाइनेंस कराई। उसमें उन्होंने गीता कुशवाहा की जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड में फ़ोटो परिवर्तित करके एक दूसरी महिला को खड़ा करके वो वाहन फाइनेंस कराए और गीता के जो दस्तावेज थे वो उसे वापस दे दिए गए। कुछ समय बाद उसे मोबाइल की आवश्यकता थी तो वो मोबाइल फाइनेंस कराने जब गई तो उसको पता चला कि उसके नाम पे 2 गाड़ियां फाइनेंस हैं और जिनका लोन चुकाया नहीं जा रहा है। तो उसकी सिविल खराब होने से वो थोड़ी महिला परेशान हुई और फिर बैंक वालों के नोटिस उसके पास पहुंचे कि मैडम आपके नाम से गाड़ी फाइनेंस है और पैसा नहीं चुक रहा। तो परेशान हुई महिला। तो उसके बाद वो हमारे पास शिकायत लेके आई थी जिसकी जांच की हमने थोड़ी सी। उसकी पुष्टि के लिए हमने इस टीम का गठन किया और इसके बाद पता चला कि एक पूरा गिरोह ये चल रहा है इस तरीके का काम करने वाला, जो कभी मोबाइल के माध्यम से कभी कंप्यूटर के माध्यम से दस्तावेजों का प्रतिरूपण करके और वाहन फाइनेंस करा रहे हैं और फिर अपने ही एक साथी की मदद से शहर के किसी भी व्यक्ति को या फिर आसपास सिवनी, मंडला यहाँ के लोगों को वो गाड़ी आधे दाम में बेच देते हैं या गिरवी रखने का बहाना करके गाड़ी छोड़ देते हैं, जिसमें लगभग आप समझ लीजिए 25 लाख रुपए लगभग की इसमें वाहन जब्त किए हमने और 2 से 5 वाहन और अभी ऐसे हैं जो हमें जब्त करना शेष है। इसमें जैसे एक नाम मैंने आपको बताया प्रशांत कुशवाहा जो हमारा आरोपी है। यह पूरा ग्रेजुएट BE किया हुआ लड़का है और कंप्यूटर्स में मास्टर है। बहुत अच्छे से कंप्यूटर मोबाइल में जो दस्तावेज हैं उनको परिवर्तित कर देता था। और इसमें एक विवेक सिंह राजपूत थे जो 1-2 फाइनेंसर जो फ्रीलांसर आजकल कहलाता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, फ्रीलांसर का काम करते थे। अलग अलग फाइनेंस बैंकों में ले जाके ग्राहक के रूप में खड़ा कर देते थे कि इनसे गाड़ियां फाइनेंस करानी है। उसके एवज में अपने जो कमीशन होता था 2000-5000 रुपए वो ले लेते थे। दूसरा इंद्रजीत कुशवाहा है जो वर्तमान में बैंक में ही कार्यरत हैं, प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। ये जो मशीन लगाते हैं अपन घर में आजकल कार्ड स्वैप करने वाली या फिर वो जो कोड स्कैन करने वाली वो मशीन लगाने का काम करता है इंद्रजीत कुशवाहा। उसके बाद तीसरा प्रवीण सोनी जो है उसका धनोरा निवासी है वो सिवनी में,
उसकी ज्वेलरी की शॉप है। तो ये अपना जो खुद का काम है वो करते थे और साइड में ये काम करते थे, जिससे लोगों को ये समझ में ना आए कि ये एक गिरोह के रूप में एक काम कर रहे हैं। ये जो गाड़ियां बरामद हुई हैं तो उनमें से 25 गाड़ी बता रही हैं आप, तो इन 25 गाड़ियों में जिनको दिया है उनको भी क्या आरोपी बनाया है जिन्हें खरीदा है ये गाड़ियां या गिरवी रखा अपने पास? जिनने खरीदा या गिरवी रखा है उनको अभी हमने आरोपी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी जितने लोग, कई गाड़ियां तो हमें इन्हीं के पास से बरामद हुई हैं। प्रशांत कुशवाहा के पास से हमें 7 गाड़ी बरामद हुई हैं। प्रवीण के पास से हमें 9-10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, क्योंकि दूसरे लोग जिनसे हमने बात की, जिनकी गाड़ी होने की आशंका थी, उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने हमें ये कह के गाड़ी बेची कि ये लोन से वापस आई गाड़ी है और हम आपका 15 दिन, महीने भर, 6 महीने में आपका नाम ट्रांसफर करा देंगे। बैंक के लोग भी कितने मिले हुए इसमें? बैंक के लोग भी अभी तक की जांच में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन आशंका है कि बिल्कुल बैंक के लोग भी इसमें मिले हुए होंगे, क्योंकि बिना बैंक के सहयोग के गाड़ियां इजीली फाइनेंस नहीं होती। अब हम भी जानते हैं ये कि जिस भी शोरूम में हम जाते हैं वहाँ एक जो एजेंट है वो बैंक का बैठा हुआ होता है, तो हो सकता है उसने अपनी सुविधा के लिए, अपनी थोड़ी सी आर्थिक अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इन लोगों के साथ सहयोग किया हो। कौन से दस्तावेज जब्त हुए? इसमें इनकी आरसीज जब्त हुई हैं, कुछ लोगों को इन्होंने आरसीज दी हैं, ये बताकर कि जो लोन है, लोन का पैसा जैसे ही चुक जाता है तो हम स्थानांतरण कर देंगे गाड़ी। फर्जी दस्तावेज में क्या जब्त किया आपने? फर्जी दस्तावेज में क्या जब्त किया है? एक ही दस्तावेज है कि अनगिनत दस्तावेज है पूरी अलग अलग गाड़ियों की? अलग अलग गाड़ियों की आरसीज इनकी हैं, हमने जब्त की हैं। गाड़ियों के ही अंदर जिनमें कागज मिले हैं वो हैं, तो और कुछ प्रशांत के पास हमें दस्तावेज मिले थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों के कागज वापस दिए कि या तो आप स्थानांतरण करके दो, नहीं तो हमें गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ इस टाइप से। तभी तो वो चीजें हमारे सामने ओपन होती गई। व्यक्ति का लेते थे कि आपने जैसे एक लड़की का नाम बताया जी, उसके दस्तावेज पे अलग अलग फिर उन्हें गाड़ी फाइनेंस कराई कि अलग अलग दस्तावेज आपने जब्त किए हैं? नकली है वो दस्तावेज कि असली है? या अभी वाहन से संबंधित जो व्यक्ति हमें मिला उसके पास वाहन से संबंधित दस्तावेज थे हमारे पास, आरसीज थी, बैंक के वो मतलब इंश्योरेंस के कागज थे, बिल हैं गाड़ियों के, वो कागज हैं। अभी जिस व्यक्ति से मतलब नहीं मिले आपको? कूट रचित में जैसे किसी आपके से हम गाड़ी, अगर हमने प्रशांत से गाड़ी ली है उसके पास तेजी सिंह की आरसी मिली है हमें, गीता कुशवाहा की आरसी मिली है, प्यारी बाई के नाम से आरसी मिली है, ऐसे कई नामों से आरसी। पैन कार्ड जो फाइनेंस में शामिल होती है चीजें वो भी आपने जब्त? हाँ, तो ये अभी प्रारंभिक स्थिति पे चूंकि हमारे पास वाहन आए हैं, अब इससे संबंधित जानकारी हम संबंधित बैंक को लेटर और आरटीओ को लेटर के माध्यम से पता करेंगे कि ये वाहन कहाँ से फाइनेंस हुए हैं, फिर फाइनेंस में कौन से दस्तावेज लगे हैं, जो लोन नंबर है उसके संबंध में सारे दस्तावेज हम एकत्र करेंगे। वो तो एसटीएफ अगर कार्रवाई कर रही है तो जांच के दायरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नए साल के स्वागत के लिए तमाम होटल और डिस्को रेस्टोरेंट सज धज कर पूरी तरह तैयार है। नए साल के जश्न को लेकर खास तैयारियां भी हो गई हैं। नए साल के जश्न को लेकर आमजन का उत्साह पूरे चरम पर है। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए। नए साल के जश्न में मशगूल होकर कानून तोड़ना आपको महंगा भी साबित हो सकता है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। साल 2025 के स्वागत को लेकर शहर के लोगों ने तैयारी रखी है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान अगर किसी ने हुड़दंग मचाया या फिर सड़कों पर शराब पीकर ड्राइविंग की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसओ पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भी फील्ड में रहेंगे। ब्रेक एनालाइजर स्पॉट राडार से जांच की जाएगी। नया साल और उसका स्वागत खासतौर पे उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, किसी भी तरह के आम व्यक्ति को परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने लगातार पिछले कुछ दिनों से चेकिंग अभियान को सघन किया है। इसमें खास तौर पर ओवर स्पीडिंग पर काफ़ी जोर होगा। ओवर स्पीडिंग को लेकर के पुलिस ने लगातार इसमें चेक जांच अभियान भी शुरू किया है। साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी पुलिस की लगातार नज़र है। पिछले सप्ताह में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध भी लगातार कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कल जबकि पुलिस ने अपने 1 साल के आपराधिक आंकड़ों को जब जारी किया, पूरे साल की जब समीक्षा की, तो उसमें भी पाया गया कि जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े मामले हैं उन मामलों में भी काफ़ी कमी आई है। लगभग ऑर्गेनाइज क्राइम के हर अलग अलग शीर्ष में कमी आई है। उसी तरह महिला अपराधों में गुणात्मक कमी है। इसी तरह आने वाले समय में पुलिस का जो जोर है खासतौर पर इसके अलावा खासतौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ साथ
साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ ट्रैफिक पर भी पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आम व्यक्ति को ज़्यादा फायदा सुविधाजनक रहे, ज़्यादा फायदा बेहतर महसूस होकर इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। सर, ड्रिंकिंग ड्राइव को लेकर कितने चेकिंग पॉइंट लगाने में? जहाँ तक आज कार्रवाई की बात है, इसमें लगभग 75 से ज़्यादा अभी खासतौर पे ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें पुलिस की जांच होगी। 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर जांच करेंगे। इसमें खासतौर पर ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल होगा। इसमें स्पीड को लेकर के पुलिस स्पीड जो इंटरसेप्टर्स हैं उसका भी पुलिस प्रयोग करेगी और उसको लेकर के पुलिस की खास नज़र रहेगी कि इसमें तेज गति से वाहन चलाने के कारण हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब जब पुलिस ने सघन अभियान चलाया है, लगातार कार्रवाइयाँ की हैं खासतौर पे शराब पीकर वाहन चलाने वालों से और तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध, तब तक इनमें काफ़ी कमी आई है और इनकी संख्या नगण्य हो गई है। जैसे कि पिछले वर्ष भी इस तरह का पुलिस ने प्रयोग किया था, हर वर्ष इस तरह के होते हैं, तो उसमें इस तरह के मामलों में काफ़ी कमी आई थी। इस वर्ष भी इस मामले को लेकर के, इन बिंदुओं को लेकर के पुलिस गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। इसमें पुलिस गंभीर इसमें वैधानिक कार्रवाई करेगी। खासतौर पे अगर हम देखें तो आपराधिक तत्वों के विरुद्ध पहले कड़ी में पुलिस ने पहले से ही इसमें कार्रवाइयाँ की हैं। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीटर और गुंडे फाइलें भी तैयार की गई हैं। लगातार सघन चेकिंग भी हो रही है। कुछ समय पूर्व भी पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त चलाया था जिसमें 1000 से ज़्यादा वारंटियों को भी पकड़ा था। तो पुलिस की जो लगातार कार्रवाई है, इसमें एक उल्लास उत्साह का जो माहौल है उसके कारण लोग उस अवसर को तो मनाएं, लेकिन उसके कारण किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, असामाजिक तत्व किसी तरह का खलल न डालें, आम व्यक्ति किसी तरह से उससे प्रभावित न हो। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित किया है।